दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको फ्रैंको प्रेशियन वॉर के बारे में पता होना चाहिए, तभी ये कहानी आपके अच्छे से समझ में आएगी। ये लड़ाई 1870 से 1871 के बीच में हुई थी। प्रशिया मेनली बना था जर्मनी और पोलैंड से मिलकर, और जब इनके बीच में लड़ाई हुई तो फ्रांस हार गया। प्रशिया जीत गया, और इस वॉर को कहा जाता है फ्रैंको प्रेशियन वॉर। अब प्रशिया ने फ्रांस को हराने के बाद में फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर कब्जा कर लिया, जिनका नाम है अल्सास और लॉरेन। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन कर लो। ये फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट ज़रूर हैं, लेकिन अब यहाँ पे कब्जा किसका हो गया? प्रशिया का कब्जा हो गया, क्योंकि प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया है। और अब यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी, अब से यहाँ पर जर्मन बोली जाएगी, जर्मन सिखाई जाएगी। प्रशिया ने क्या कहा कि अब ये हमारा एरिया हो गया, तो हम यहाँ पे जर्मन सिखाएंगे। इस दौर में अल्सैस के एक स्कूल टीचर थे एम हेमेल फ्रेंच पढ़ाते थे, लेकिन जब इन्हें पता लगता है कि प्रशिया लड़ाई को जीत गया है, हमारे एरिया के ऊपर अब प्रशिया का राज है और अब से यहाँ पर फ्रेंच को नहीं पढ़ाया जाएगा, तो ये बहुत ही उदास हो जाते हैं। और फ्रेंच लैंग्वेज का ये आखिरी लेसन होता है, ये आखिरी क्लास थी एम हेमेल की, जिसमें वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते, और इसीलिए इस कहानी का नाम है द लास्ट लेसन। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है फ्रांस नाम के एक छोटे से बच्चे से। फ्रांस का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, और उस सुबह वो स्कूल के लिए लेट हो गया था। फ्रांस काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि उसके टीचर एम हेमेल आज पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे स्कूल में, और फ्रांस को तो पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो फ्रांस ने सोचा कि क्यों ना स्कूल को बंक कर लिया जाए। मौसम भी सुहाना है, धूप भी निकली हुई है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, तो स्कूल जाओ मत, बंक कर लो। और वहीं एक फैक्ट्री थी लकड़ी काटने की, उस फैक्ट्री के पीछे प्रेशियन सोल्जर्स एक्सरसाइज कर रहे थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि प्रशिया वॉर को जीत गया था, तो प्रेशियन सोल्जर्स फ्रांस में घुस गए थे और वहाँ एक्सरसाइज कर रहे थे। पार्टिसिपल्स के रूल्स से बढ़िया था कि मैं वहाँ इंजॉय करता, नज़ारा देखता, लेकिन मैंने अपने मन को मारा, फैसला किया कि मैं स्कूल में जाऊँगा, और मैं जल्दी जल्दी स्कूल जाने लगा। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। दोस्तों, बुलेटिन बोर्ड होता है नोटिस बोर्ड, जहाँ पे खबरों को लगाया जाता है। पिछले 2 सालों से फ्रांस में जो कुछ भी चल रहा था, उसकी खबर बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लगती थी। पिछले 2 सालों में फ्रांस में जो कुछ भी खराब हो रहा था ना, सबको वहीं से खबर मिलती थी, बुलेटिन बोर्ड से ही। जो लड़ाइयाँ हम हारे, जो ड्राफ्ट थे, ड्राफ्ट का मतलब है जब लड़ाई में सैनिकों की कमी हो जाती है और सरकार आम जनता से कहती है कि आप सेना में भर्ती हो, हमें सोल्जर्स की कमी हो रही है, सेना में भर्ती हो आम जनता, उसको ड्राफ्ट कहते हैं। तो जो लड़ाई फ्रांस आ रहा है, जो ड्राफ्ट है, इसके अलावा कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर, सब कुछ बुलेटिन बोर्ड के ऊपर ही लगता था। कि फ्रांस ने जब बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ देखी तो सोचने लगा कि अब क्या बुरा हो गया है। जो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर इतनी भीड़ लगी हुई है, सब लोग पढ़ना चाह रहे हैं, तो क्या बुरा हो गया, फ्रांस ने ऐसा सोचा। लेकिन फ्रांस वहाँ पे रुका नहीं, वो चलता रहा। फ्रांस बहुत जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था कि तभी उसे एक लोहार मिलता है। लोहार के साथ में उसका हेल्पर भी होता है। वो लोग भी बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। फिर लोहार ने मुझे आवाज़ लगा के कहा, बाप, इतनी तेज़ी से मत जाओ, तुम स्कूल टाइम से बहुत पहले पहुंच जाओगे। मुझे लगा कि वो लोहार मेरा मजाक उड़ा रहा है और हाफते कांपते मैं एम हेमेल के छोटे से बगीचे में जा पहुंचा। आमतौर पर जब सुबह सुबह स्कूल की शुरुआत होती थी तो इस जगह के ऊपर बहुत शोर होता था, और वो शोर इतना ज़्यादा होता था कि गली तक सुनाई देता था। जैसे डेस्क का खोल बंद करना, बच्चे लेसन्स को ज़ोर ज़ोर से रिपीट कर रहे होते थे, और हम लोग अपने कानों के ऊपर हाथ रख लिया करते थे ताकि शोर कम सुनाई दे और हम अपने लेसन्स के ऊपर कंसंट्रेट कर सकें, लेसन्स को समझ सकें। तो इतना शोर होता था कि कानों के ऊपर हाथ रखना पड़ता था, और टीचर भी अपने बड़े से रूलर को टेबल के ऊपर टप 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 मारता था। तो आम तौर पर काफ़ी शोर शराबा रहता था, लेकिन उस दिन एकदम शांति थी। मैंने तो सोचा था कि शोर शराबे में आराम से चुपचाप जाके बैठ जाऊंगा, किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा, लेकिन आज तो एकदम सन्नाटा था, जैसे मानो आज संडे हो और स्कूल बंद हो। मैंने खिड़की से देखा कि मेरे क्लासमेट्स ऑलरेडी क्लास में बैठे हुए हैं, और हमारी टीचर एम हेमेल अपना ख़तरनाक सा लोहे का रूलर लेकर क्लास में इधर से उधर घूम रहे हैं। अब मुझे क्लास का दरवाज़ा खोलकर सबके सामने जाना था। आप तो सोच ही सकते हैं कि उस टाइम मुझे कितनी शर्म आ रही होगी और कितना डर मुझे लग रहा होगा। लेकिन जब मैं अंदर गया तो कुछ भी नहीं हुआ। एम हेवेल ने मुझे देखकर बहुत ही काइंडली कहा, जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ छोटे फ्रांस, हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू कर रहे थे। मैं बेंच के ऊपर से कूद कर अपने डेस्क के ऊपर जाकर बैठ गया। जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ तब मैंने देखा कि हमारे टीचर ने अपना सुंदर हरा कोट, फ्रिल वाली शर्ट और छोटी काली सिल्क कैप पहनी हुई थी, जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी।
एम हैमिल के कपड़े बहुत ही ख़ास थे और ये ख़ास कपड़े वो स्पेशल ओकेशंस के ऊपर ही पहना करते थे, जैसे इंस्पेक्शन हो गई या फिर जिस दिन प्राइस देना होता था, तो उस दिन एम हैमिल अपने ख़ास कपड़े पहने हुए थे। इसके अलावा मैंने नोटिस करा कि उस दिन पूरा स्कूल ना बहुत अजीब लग रहा था। बहुत सन्नाटा था वहाँ पर, सभी लोग बहुत सीरियस थे। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये थी कि जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहती थी, वहाँ पर कोई नहीं बैठा करता था, उन पर गांव के लोग बैठे हुए थे। हमारी तरह चुपचाप बैठे हुए थे वो लोग। ये बैक बेंचेस तो खाली पड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन गांव के लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। ओल्ड हाउसर बैठा हुआ था अपनी 3 कोने वाली टोपी के साथ, फॉर्मर मेयर भी था वहाँ पे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर था और भी कुछ लोग थे। और ये सभी लोग बहुत ही दुखी लग रहे थे। और हाउसर एक पुराने प्राइमर लेकर आया था वहाँ पे। दोस्तों, जब कोई लैंग्वेज स्टार्टिंग में सीखी जाती है तो प्राइमर से सीखी जाती है, जैसे हम लोग सीखते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, या फिर छोटे से अनार, बड़े से आम, छोटी सी ईंख, वगैरह वगैरह। तो हाउसर एक पुरानी प्राइमर को लेकर आया था वहाँ पर, जिसके किनारे घिस चुके थे। उसने उस किताब को अपनी गोद पर खोला हुआ था और उसका बड़ा सा चश्मा उस किताब के पेजेस पर रखा हुआ था। मैं सोच ही रहा था कि ये सब हो क्या रहा है कि तभी एम हैमिल अपनी कुर्सी के ऊपर चढ़ गए और सीरियस और प्यारी टोन में उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, ये मेरी आखिरी क्लास है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। नया टीचर कल आ रहा है। ये हमारी आखिरी फ्रेंच क्लास है। मैं चाहता हूँ कि तुम आज की क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ो। एम हैमिल की ये बातें मेरे लिए बिजली के गिरने जैसी थीं। बहुत शौक लगा मुझे। कितने बुरे लोग हैं। अब समझ आया, यही चीज़ उन्होंने टाउन हॉल पर लगाई थी, तभी तो टाउन हॉल के ऊपर इतनी भीड़ लगी हुई थी। मेरी आखिरी फ्रेंच क्लास। अरे, मुझे तो अभी फ्रेंच ठीक से लिखनी भी नहीं आती थी, और अब मैं कभी फ्रेंच को और ज़्यादा नहीं सीख पाऊंगा। ओह, मुझे कितना अफसोस हो रहा था कि मैंने अपने लाइसेंस को ठीक से ध्यान से नहीं पढ़ा। लाइसेंस पढ़ने के बजाय मैं बर्ड्स के अंडे ढूंढने चला जाता था या फिर सार नदी पर स्केटिंग करता था। सार दोस्तों एक रिवर का नाम है, वहाँ पे फ्रांस स्केटिंग करने जाता था, टाइम पास करता था लाइसेंस याद करने के बजाय। तो फ्रांस को ना बहुत अफसोस हो रहा है कि क्यों उसने फ्रेंच को सीरियसली नहीं सीखा, अपने लाइसेंस को याद नहीं किया और घूमने फिरने मस्ती करता रहता था वो। आगे फ्रांस कहता है, कुछ देर पहले तो मुझे अपनी ये बुक्स इतनी बोरिंग लग रही थी ना, और इनको उठाना इतना हैवी लग रहा था, ये बोझ बनी हुई थी मेरे ऊपर। मेरी ग्रामर की किताब और सेंट्स की हिस्ट्री, उफ। लेकिन अब वही किताबें मेरी पुरानी दोस्त जैसी लगने लगी थीं और उन किताबों को मैं छोड़ नहीं सकता था। तो जो किताबें फ्रांस को बहुत बुरी लग रही थी थोड़ी देर पहले, उसके ऊपर बोझ थी, वही किताबें उसको अच्छी लगने लगी थी और वो उन्हें नहीं छोड़ना चाहता था। और एम हैमिल भी जा रहे हैं। मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। ये सोचकर मैं उनके रूलर को, उनके गुस्से को, सब कुछ भूल गया। जो मुझे उनका गुस्सा और उनका रूलर और उनकी पनिशमेंट बुरी लगती थी, मैं सब भूल गया था। अब मुझे एम हैमिल से कोई शिकायत नहीं थी। बेचारे, आज आखिरी लेसन था, इसीलिए उन्होंने आज अपने खास बढ़िया कपड़े पहने हुए थे। और अब मुझे समझ आया था कि गांव के बूढ़े लोग क्लासरूम के पीछे क्यों बैठे हुए थे। वो बूढ़े लोग इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें भी ज़्यादा स्कूल न जाने का अफसोस था। वो स्कूल नहीं जा पाए थे ज़्यादा, इसलिए आकर बैठे थे लास्ट क्लास में। ये उन बूढ़े लोगों का तरीका था अपने मास्टर की 40 साल की ईमानदार सर्विस के लिए थैंक्स कहने का। उनके मास्टर एम हैमिल ने 40 साल ईमानदारी से पढ़ाया है, तो उन्हें थैंक्स बोलने का एक तरीका था, और वो अपने उस देश के लिए रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे जो उनका नहीं रहा। अब उस देश के ऊपर प्रशिया का कब्जा हो गया है, लॉरेन और अल्सास फ्रांस का हिस्सा नहीं रहे, तो उस देश के लिए रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे जो अब उनका नहीं रहा। मैं इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मैंने अपना नाम सुना। दरअसल अब मेरी बारी थी लेसन जोर से सुनाने की। उस टाइम उन मुश्किल पार्टिसिपल्स के रूल्स के बदले मैं सब कुछ देने के लिए तैयार था। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम तो मुझे बस पार्टिसिपल्स के रूल्स आ जाएं, मैं ठीक से सुना पाऊँ, उसके बदले में जो मर्जी मुझसे ले लो। सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार था मैं उस टाइम। बदले में मुझे वो मुश्किल पार्टिसिपल्स के रूल्स आ जाते, उन्हें मैं ज़ोर से क्लियरली और बिना एक भी गलती करे बोल पाता। लेकिन मैं पहले ही वर्ड्स पर कंफ्यूज हो गया और मेरी ज़बान लड़खड़ा गई और वहीं अपने डेस्क को पकड़कर मैं खड़ा रह गया। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, थक थक थक, और मुझसे ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी। एम हैमिल ने मुझसे कहा, छोटे फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें वैसे ही काफ़ी बुरा लग रहा होगा,
देखो बेटा, हर दिन हम यही कहते आ रहे थे, अरे हमारे पास तो अभी बहुत टाइम है, कल सीख लूँगा। ऐसे ही तो कहते हुए आ रहे थे ना कि अभी तो बहुत टाइम है, कल सीख लूँगा। लेकिन अब तुम देखो कि हम कहाँ पहुँच गए, ये आखिरी क्लास है, अब हमारे पास में टाइम नहीं है। हाँ, यही अल्सास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये पढ़ाई को हमेशा कल के लिए टाल देता है। यहाँ के लोग कहते रहते हैं कि कल सीख लेंगे, कल पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, कल के लिए पढ़ाई को टालते रहते हैं। अब बाहर वाले लोग तुमसे ये कहने का बिल्कुल हक रखते हैं। बाहर के लोग ये कह सकते हैं, अरे क्या बात करते हो, तुम अपने आप को फ्रेंच कहते हो और तुम्हें अपनी ही लैंग्वेज ना लिखनी आती ना पढ़नी आती। इस तरह से तुमसे कह सकते हैं, तुम्हारा मजाक बना सकते हैं कि तुम्हें अपने ही देश की लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन बेटा फ्रांस, तुम सबसे बुरे नहीं हो। हम सबको अपने आप से बहुत सारी शिकायतें करनी चाहिए। ऐसा मत समझना कि सब तुम्हारी गलती है, गलती हम सब की है। जैसे गलती तुम्हारे पेरेंट्स की भी है। तुम्हारे पेरेंट्स ज़्यादा सीरियस थे ही नहीं तुम्हारी पढ़ाई को लेकर। उन्होंने तुम्हें फार्म या मिल्स के ऊपर काम पर लगाना ज़्यादा ठीक समझा ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ सके। और मैं भी गलत हूँ। क्या मैंने तुम्हें अक्सर लेसन्स पढ़ने के बजाय मेरे फूलों को पानी डालने के लिए नहीं भेजा? फूलों को पानी डालने के लिए भेजा करता था ना मैं अक्सर, तो गलती तो मेरी भी है। और जब मुझे मछली पकड़ने के लिए जाना होता था तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं करी थी? मछली पकड़ने जाता था तो तुम्हारी छुट्टी भी करता था। तो बेटा, गलती तो सभी ने करी है। सभी को अपने आप से खूब सारी शिकायतें होनी चाहिए, तुम्हारे अकेले की गलती नहीं है। और फिर दोस्तों, एम हैमिल ने टॉपिक को चेंज करा और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताना शुरू करा। उन्होंने कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल। उन्होंने कहा कि हमें इस लैंग्वेज को संभाल कर रखना चाहिए और हमें इसे सीखते रहना चाहिए, सीख के रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि लोग तब तक गुलाम नहीं होते जब तक वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ कर रखते हैं, संभाल के रखते हैं। जब तक हमें हमारी लैंग्वेज पता है तब तक हम गुलाम नहीं बन सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास में अपनी जेल की चाबी हो। इसके बाद में एम हैमिल ने ग्रामर की किताब खोली और हमें लेसन पढ़ाया। मुझे हैरानी हुई देखकर कि मुझे सब कुछ कितना अच्छा समझ में आ रहा था। जो कुछ भी वो कह रहे थे सब इतना आसान लग रहा था, बिल्कुल आसान। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें पहले कभी इतना ध्यान से सुना ही नहीं था। और एम हैमिल ने भी कभी इतना पेशेंस के साथ में, इतना सब्र के साथ में कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बेचारे एम हैमिल जाने से पहले हमें अपनी सारी नॉलेज दे देना चाहते हों और एक ही बारी में हमें सब कुछ हमारे दिमाग में भर देना चाहते हों। ग्रामर के बाद हमारी राइटिंग की क्लास हुई और उस दिन एम हैमिल हमारे लिए नई कॉपीज़ को लेकर आए थे और उन कॉपीज़ पर सुंदर गोल हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। और वो कॉपीज़ ऐसे लग रही थी जैसे मानो छोटे छोटे झंडे पूरे क्लासरूम में लहरा रहे हों, जैसे मानो झंडे हमारे डेस्क के ऊपर लटके हुए हों। कॉपीज़ के ऊपर फ्रांस अल्सास नाम लिखा हुआ था ना, तो लग रहा था जैसे पूरे क्लास में फ्रांस के झंडे लहरा रहे हों। और उस पर सभी लोग बहुत लगन से काम कर रहे थे, पूरा फोकस क्लास में था और बहुत ही ज़्यादा शांति थी वहाँ पे। सिर्फ एक ही आवाज़ थी और वो आवाज़ थी पेपर के ऊपर पेन चलने की। और इसी दौरान कुछ बीटल्स यानी कीड़े उड़कर आए, लेकिन उन कीड़ों के ऊपर किसी ने भी कोई ध्यान ही नहीं दिया। छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। छोटे बच्चे तो बहुत डर जाते हैं ना कीड़ों से, लेकिन इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन और फोकस था क्लास में कि किसी ने भी कीड़ों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सभी बच्चे अपने काम में लगे हुए थे, वो अपने फिश हुक्स को बना रहे थे। दोस्तों, फिश हुक्स का मतलब यहाँ पर मछली पकड़ने से नहीं है। फिश हुक्स का यहाँ पर मतलब है कि वो बच्चे लेटर्स की शेप्स को बना रहे थे। देखो, जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, तो उससे पहले लाइंस को ड्रॉ कराया जाता है, आधे अधूरे लेटर्स बनवाए जाते हैं उससे। तो उन्हीं लेटर्स को कहा गया है फिश हुक्स। और वो बच्चे इतना फोकस के साथ में फिश हुक्स को बना रहे थे जैसे मानो वो फिश हुक्स भी फ्रेंच लैंग्वेज ही हों। छत पर कबूतर धीरे से कू कू की आवाज़ कर रहे थे और मैंने सोचा कि क्या ये लोग कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में आवाज़ निकालने पर मजबूर करेंगे? हमें तो ज़बरदस्ती जर्मन पढ़ाएंगे, क्या इन कबूतरों को भी ज़बरदस्ती जर्मन में ही कू कू करवाएंगे, आवाज़ निकलवाएंगे इनसे भी? जब भी मैं लिखते लिखते सर ऊपर उठाकर देखता तो मैं देखता एम हैमिल को अपनी कुर्सी पर बिल्कुल शांत बैठे हुए, और वो कभी एक चीज़ को कभी दूसरी चीज़ को देख रहे होते थे, जैसे मानो वो उस छोटे से क्लासरूम की हर चीज़ को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बसा लेना चाहते हों। ज़रा सोचो, 40 सालों से वो वही सेम जगह पर थे। विंडो के बाहर उनका गार्डन और सामने उनकी क्लास बिल्कुल ऐसी ही थी पिछले 40 सालों से। थोड़े बहुत जो चेंजेस आए थे वो ये थे कि एक तो डेस्क जो थी, बेंचेस थी, वो घिस घिस कर गोल हो गई थी और बाहर गार्डन के जो वॉलनट के पेड़ थे वो बड़े हो गए थे वक्त के साथ।
और जो बेल का पौधा उन्होंने खुद लगाया था वो बढ़कर खिड़कियों से होते हुए छत तक पहुंच गया था। तो बस ये छोटे छोटे से चेंजेस हुए थे, बाकी सब कुछ पिछले 40 सालों से सेम था। तो ज़रा सोच कर देखो बेचारे आदमी का दिल कितना टूट रहा होगा जब उसे सब कुछ छोड़कर जाना है। ऊपर कमरे में उनकी बहन सामान पैक कर रही थी। एम हैमिल की बहन सामान को पैक कर रही थी क्योंकि अगले ही दिन उन्हें ये देश छोड़कर जाना था। और इस सब के बावजूद एम हैमिल ने हिम्मत दिखाई और आखिर तक हर लेसन को सुना। राइटिंग के बाद हमारी हिस्ट्री की क्लास हुई और फिर छोटे बच्चे बा बे बी बो बू चैंट कर रहे थे। फिनेटिक साउंड्स होते हैं ना, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ए सेज आ, बी सेज बा, सी सेज का, वैसे बच्चे बा बे बी बू बू गा रहे थे। क्लासरूम के पीछे ओल्ड हाउसर ने अपना चश्मा पहना हुआ था और अपनी प्राइमर बुक को दोनों हाथों में पकड़कर वो लेटर्स को स्पेल कर रहा था। और उस पल बूढ़ा हाउसर भी रो पड़ा था, उसकी आवाज़ इमोशंस की वजह से कांप रही थी। वो रो रहा था क्योंकि अब फ्रेंच की आखिरी क्लास ख़त्म होने वाली थी। आपको याद है ना, उस दिन क्लास में गांव के लोग भी आए थे। हाउसर को इस आवाज़ में सुनना थोड़ा फ़नी भी लग रहा था, इसलिए हमें हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। हाँ, मुझे कितनी अच्छी तरह से वो आखिरी लेसन याद है। और फिर अचानक चर्च की घड़ी में 12 बजे और फिर एंग्लेस चर्च की प्रेयर बेल बजने लगी। उसी वक्त प्रेशियंस के ट्रम्पेट्स की आवाज़ आई जो ड्रिल करके वापस आ रहे थे और वो बाजे हमारी खिड़कियों के नीचे बज रहे थे। एम हैमिल अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा था। कहने का मतलब ये है कि एम हैमिल बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे। और फिर उन्होंने कहा, माय फ्रेंड्स, लेकिन उनकी आवाज़ रुक गई, वो आगे नहीं बोल पाए। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गए, चौक उठाई और पूरी ताकत से लिखा, जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा, वाई वेला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। फिर वो रुक गए, अपना सर दीवार से लगा लिया और बिना कुछ कहे हाथ से इशारा किया, स्कूल ख़त्म हो गया, तुम सब जा सकते हो। और यहीं पर आपकी कहानी द लास्ट लेसन ख़त्म होती है। दोस्तों, सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारे चैप्टर्स बहुत ही आसान लैंग्वेज में मिल जाएंगे। बहुत जल्दी मैं हिंदी को भी कवर करूँगा, हिंदी की प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय।